डॉक्टर राजीव, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये पिछले वेरिएंट से ज़्यादा संक्रामक है और वैक्सीनेशन या नेचुरल इन्फेक्शन से होने वाले जो इम्यून रिस्पांस होता है उसको भी ये बेअसर कर सकता है। तो ऐसे में क्योंकि हम बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, आज का विषय खासकर बच्चों से जुड़ा हुआ है, इससे आप कितना बड़ा खतरा देखते हैं सभी के लिए, स्पेशली फॉर किड्स? जी हाँ, अगर जो रिस्पॉन्स की बात करें तो अभी WHO और इन लोगों ने पॉइंट ऑफ कंसर्न इसीलिए बनाया है क्योंकि इसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो वैक्सीन लगी है वो भी उतनी असरदार नहीं होगी। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि ये इन्फेक्शन स्प्रेड ही नहीं करे और इसकी एंटी जो बूस्टर डोज आ रही है मॉडर्ना की उसमें 6 हफ्ते लगेंगे। तो सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी कि इस वायरस को हम स्प्रेड ना होने दें और इसके स्प्रेड को रोकने के लिए जेनोम सीक्वेंसिंग की जो टेस्ट हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्रैवलर साउथ अफ्रीका से पूरी दुनिया में हुए हैं जहां इस वायरस का उत्पत्ति हुआ है, तो हमें उसको रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी ये स्टडीज ये बता नहीं पाई है पूरी तरीके से कि ये वैक्सीन को कितनी बेअसर कर पा रही है। कुछ दिनों में इसके रिपोर्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद हम इस पे कह सकते हैं कि ये वैक्सीन जो अभी अवेलेबल है वो कितनी असरदार है। जी, और डॉक्टर समीर, सबसे दुखद तो ये होता है जब कोरोना संक्रमण की वजह से किसी की जान चली जाती है। बहुत फैमिलीज में ऐसा हुआ है, शायद ही कोई परिवार होगा जो इससे अछूता रहा हो, और बच्चों की भी मौत हुई है। ऐसा नहीं है कि बच्चों में डेथ रेट नहीं रहा, लेकिन इस लहर में बच्चों की जो मौत का दर है वो कम रहा है। क्या हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा? देखिए, भविष्य की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता और आप देख रहे हैं कि इस वायरस ने अपने कितने स्वरूप बदले हैं। हम अल्फा से शुरू होकर के आज ओमिक्रॉन तक पहुंच गए हैं, तो हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। अगर आप देखें आज भी जो टूरिस्ट स्पॉट्स है सारे भरे पड़े हुए हैं, हमारे जनता थोड़ी सी लापरवाह हो गई है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ये वायरस अभी गया नहीं है और भविष्य की ये गारंटी आपके हाथों में है। जितने आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि शुरू से कहा जा रहा है कि ये वायरस बचाव ज्यादा आपका सबसे बड़ा डिफेंस है। जितना ज्यादा आप इससे बचेंगे उतनी ही अच्छे से लड़ सकते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें, उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस जरूर दिया है दोनों ही वेव्स में इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स। इसमें बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि एडल्ट्स में बहुत सारी अंडरलाइंग डिजीज होती हैं, वो कंपैरेटिवली बच्चों में कम है और बच्चों पे हम ध्यान भी ज्यादा देते हैं। लेकिन भविष्य की गारंटी तभी है जब आप इस वैक्सीन एक ऐसा लेकर आए जो कि कारगर हो, बच्चों की वैक्सीनेशन पूरी हो और ये सोसाइटी पूरी तरीके से उससे लड़ सके। जी, डॉक्टर समीर, खासकर जब अब देश में 122 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंच चुकी है और बहुत से लोगों को दोनों डोजेस भी दी जा चुकी हैं, तो वैक्सीनेशन के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत रिलैक्स हो गए हैं सब। लेकिन अगर हम याद करें तो पिछले साल भी नवंबर दिसंबर के महीने में ही केसेस बढ़ने लगे थे और अब वही वक्त हमारे सामने आ गया है। क्या लगता है आपको कि किस तरह से अब लोगों को सजग रहने की जरूरत है? देखिए, इस तरह से अभी जिस तरह से हमने डिस्कस भी किया है ओमिक्रॉन के लिए, अब इसमें 2-3 चीजें हो सकती है। या तो इसकी इन्फेक्टिविटी के लिए कि ये कितना कंटेजियस है, कितना संक्रामक है, ठीक है? इसके लिए कुछ डेटा आया है कि ये ज्यादा संक्रामक हो सकता है, कम विरुलेंट हो सकता है, कि कम बीमारी की गंभीरता कम कर सकता है, कम घातक हो सकता है, या फिर ये ज्यादा विरुलेंट हो सकता है, कम इन्फेक्शियस हो सकता है। ये ज्यादा इन्फेक्शियस मतलब ज्यादा कंटेजियस, ज्यादा संक्रामक और ज्यादा घातक भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारा डेटा भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम कह नहीं सकते। ये सब चीजें, हम जो डिस्कशन है ये सब किस लिए कर रहे हैं? प्रिवेंटिवली, ताकि हम प्रोएक्टिवली चीजों को तैयार कर सकें। पैनिक के लिए हम शुरू से कह रहे हैं कि पैनिक नहीं होना, बट प्रिवेंटिव स्टेप्स जरूर लेने हैं। अब जहां तक बात आ गई है कि जो हमारा एक सोशल बिहेवियर है, स्पेसिफिकली अभी देखिए, फर्स्ट डोज लगी है कुछ लोगों को, सेकेंड डोज काफी लोगों को जिनको लगी नहीं लगी है। एक तो सेकंड डोज इसमें लगा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, अगर हम बात करें तो लगभग 10 से 12 करोड़ अभी हमारी अडल्ट पॉपुलेशन भी रहती है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। अभी हमने देखा है कि वैक्सीन की गति काफी धीमी हो गई है जब से नंबर्स कम हुए हैं। तो एक चीज हमें ये जान लेना जरूरी है कि हम ओमिक्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, पर डेल्टा वेरिएंट भी अभी पूरी तरह से गया नहीं है। अभी भी 8 से 10 हजार केसेस
स्टैटिक है, मतलब चल रहे हैं केसेस, और कुछ कुछ जगह में हम जो सुन भी रहे हैं क्लस्टर्स आ रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा नंबर्स कहीं कहीं राज्यों में सुनने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से अभी भी हमारा पेंडेमिक ओवर नहीं हुआ है। जो भी ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, वायरस हमेशा कोई ना कोई होस्ट को ढूंढता रहेगा। जो हम बच्चों की भी बात करें, देखिए बच्चों के लिए भी हम वैक्सीनेशन क्यों लेकर आ रहे हैं कि बच्चे भी ससेप्टेबल फिर भी हैं काफी सारे, है ना। बच्चे इन्फेक्शन तो फैला ही सकते हैं, वो कैरियर बन सकते हैं, इन्फेक्शन के लिए पोटेंशियल कैरियर होते हैं, मतलब उनमें भी वायरल लोड उतना ही देखा गया है, वो भी फैला काफी सकते हैं। हमारे कोमॉर्बिड वाले पेशेंट है, वो हमेशा वनरेबल रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खाली अपने बारे में ना सोच के, है ना, हमें सोसाइटी के बारे में सोचना है, सबके लिए सोचना है। इसलिए वैक्सीनेशन जिन लोगों ने नहीं लगाई है, जिन्होंने सेकंड डोज भी नहीं लगाई है, वो जरूर लगा ले। पर सबसे बड़ा हथियार किसी भी तरह के वेरिएंट से बचने का, जो आपके पांचों वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इन सबसे बचने का जो सबसे बड़ा हथियार, वो हमेशा से मास्किंग ही है। तो इसलिए मास्क और ये सब चीजें हमें जरूर लगानी है। और आगे जिस तरह से वेडिंग सीजन आ रहा है, और इवन विंटर्स के अंदर भी हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है, इन सब से बचने के लिए हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो जरूर फॉलो करना है। डॉक्टर समीर, जैसे यहाँ पे आपने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बात करी, तो मैं डॉक्टर राजीव से इस पर कमेंट ले लेती हूँ। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स सर्दियों में वैसे ही हो जाती हैं सर, और पिछली बार हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा ये अटैक हमारे लंग्स को कर रहा था। अचानक से लोगों में ऑक्सीजन लेवल घट जाता था, देखते ही देखते कई बार मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी देखा है कि 1 घंटे के भीतर भीतर ऑक्सीजन लेवल 80 से गिरकर 30 तक आ गया और इंसान की मौत हो जाती है। ऐसे में अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप घर पर क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, और प्रोनिंग प्रोसेस के बारे में सर आप हमें क्या बता सकते हैं, क्योंकि ये कहा गया था कि प्रोनिंग प्रोसेस बहुत फायदेमंद होता है अगर ऑक्सीजन का स्तर आपकी बॉडी में कम हो जाए। देखिए, जहाँ तक रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट की बात करें, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विंटर सीजन्स में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, जिसका मुख्य कारण बाहर का पॉल्यूशन और बच्चों का जो एक्सपोजर है इस पॉल्यूशन के प्रति, उसमें वो कमजोर होते हैं। और इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस भी काफ़ी एक्टिव होता है। तो जो पिछले 3-4 महीनों में हम जो भी केसेस देखते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के, वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंजा वायरस के होते हैं, और इसीलिए हम लोग इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन के लिए भी काफ़ी प्रमोट करते हैं। इसके अलावा अगर हम ये बताएं कि कौन से उपाय करने चाहिए जिससे बच्चों की रेस्पिरेटरी चीज़ें बढ़ें, तो जैसा कि हमने कोविड के दौरान भी लोगों को बताया है कि आपको विटामिन सप्लीमेंट सी, विटामिन डी और मल्टीविटामिन्स का प्रयोग करना चाहिए। नेचुरल प्रयोग करें, जिसमें खाने में हम आंवला की चटनी वगैरह लाना चाहिए, च्यवनप्राश लाना चाहिए। हाइड्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए बच्चों को। इंडोर गेम्स को बढ़ावा दें, जिससे बच्चों को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अच्छे हों, लंग वॉल्यूम उनका बढ़े, जिससे कि अगर वो किसी वायरस से इन्फेक्ट भी होते हैं तो उनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम में ये मददगार नहीं, अच्छे से फाइट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को इंडोर्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, उनके हाइड्रेशन, प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे ध्यान दें, तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है और वो किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन में लड़ सकते हैं। जी, और अगर हम एक बार फिर से ओमिक्रॉन के बारे में जिक्र करें, क्योंकि इस वक्त हर कोई डरा हुआ है, हर कोई जानना चाहता है, समझना चाहता है इस वेरिएंट के बारे में कि कैसे ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। और एक परेशानी की बात ये भी है कि चिकित्सा विशेषज्ञों की बात करें या वैज्ञानिकों की बात करें तो फिलहाल इसकी घातकता को लेकर केवल आशंका ही व्यक्त की जा रही है, लेकिन ये जो वायरस है इसके म्यूटेशन का खतरा तो हमेशा बना रहेगा। इसके लिए सतर्कता बेहद ज़रूरी है। आप लक्षणों के बारे में डॉक्टर समीर हमें अगर थोड़ा सा बता सकें कि इस वेरिएंट में क्या कोई अलग तरह के लक्षण भी हम देख सकते हैं? फिलहाल अगर हम बात करें तो क्योंकि इस तरह के केसेस अभी बहुत ज्यादा नहीं देखे गए हैं, टोटल 160 के करीब केसेस जो सामने आए हैं, उसका डेटा जो इनिशियली सामने आया और जो साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन है, वहां के जो डॉक्टर्स ने बताया है कि जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें माइल्ड सिम्टम ही देखे गए हैं, जिसके अंदर हल्का मतलब सोर थ्रोट वगैरह, मसल पेन और इस तरह के कुछ सिम्टम्स देखे गए हैं। तो कोई गंभीर लक्षण नहीं देखे गए हैं, क्योंकि डेटा अभी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए अभी बहुत तरह के हम लक्षण ऐसे बता नहीं सकते। और जितने भी ज्यादातर पेशेंट्स थे वहां पर वो यंग पेशेंट्स ही देखे गए हैं।
जी। और अभी फिलहाल अगर हम कुछ दिनों पहले की बात भी करें तो गोवा में 7 बच्चे संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र में अचानक से कोरोना विस्फोट हुआ है। एक वृद्धाश्रम में 67 मरीज एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 62 बुजुर्ग थे। उड़ीसा में भी एक गवर्नमेंट स्कूल में करीब 25 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं। और ऐसे में जो स्कूल्स खुलने का सिलसिला है सर, वो भी शुरू होने वाला है। अब महाराष्ट्र में कल से स्कूल्स खुल जाएंगे, मध्य प्रदेश में भी 50% क्षमता के साथ स्कूल खुल रहे हैं। अब स्कूल्स को खुलने को लेकर सर आप क्या कमेंट आप इस पे देना चाहेंगे सर? क्या ये बच्चों के लिए सेफ है? क्योंकि इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि बच्चों की पढ़ाई का तो बहुत नुकसान हो रहा है। पिछले 1.5 साल से बच्चे घर पर बैठे हैं। बच्चों की ग्रोथ में भी देख रहे हैं हम कि बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों को। तो ऐसे में स्कूल्स खुलने पर क्या कहेंगे सर आप? डॉक्टर राजीव जी। मैं स्कूल के बारे में कहना चाहूंगा कि इसमें हमें एक बैलेंस बना के चल रहा है। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, बच्चों को इसके बारे में जानकारी देते हुए, स्कूल अथॉरिटीज को देखते हुए, देखिए हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। हम किसी चीज को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते कि जो हम सेव करने जा रहे हैं वो बेसिक्स ही खत्म हो जाए। तो बच्चों को अब हमें स्कूल्स जाने देना चाहिए। जितनी ज्यादा जल्दी हो बच्चों को वैक्सीनेट करें, सोसाइटी को वैक्सीनेट करें, जिससे कि इसकी स्प्रेड को रोका जा सके। और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए स्कूल ओपनिंग के पक्ष में मैं हूं, और मैं चाहता हूं कि लापरवाही कहीं भी ना हो। इसमें मुझे स्कूल अथॉरिटी से कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण निभाए। अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों की इम्यूनिटी पे ध्यान दें और उनको समझाएं कि कोविड से हमें कैसे लड़ना है। कोविड अब हमारे एक जिंदगी का पार्ट है और कल को कोई और भी वायरस आ सकते हैं। तो हमें अपनी लापरवाही नहीं रखनी है और हमें अपनी जिंदगी में इन चीजों को लाना है, जिससे कि हम आगे भी इसके प्रति हमेशा सकारात्मक रुख रख सकें। जी। डॉक्टर समीर, आपका भी इस पर कमेंट चाहूंगी। स्कूल जो अब खुलने वाले हैं, दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावकों के मन में अभी भी डर है कि जो हम बच्चों को यहाँ से घर से सिखाकर भेज रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे मास्क लगाना है, हाथ धोते रहना है, बच्चे उसको फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल। देखिए, जो स्कूल ओपनिंग वाला जो प्रोसेस है वो एकदम नेशन वाइज एक तरह का नहीं हो सकता है ना। भारत की हम बात करें तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर। निश्चित तौर पर जो एसओपीज है वो स्कूल्स को सारी फॉलो करनी है। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि वो निश्चित तौर पे हमें इंश्योर कर लेना है कि एटलीस्ट स्कूल में बाकी जितनी भी अडल्ट पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। वहां पर हमें फुल कैपेसिटी के साथ क्लासेस नहीं चलानी है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा मैं बात करता हूँ, देखिए ट्रांसमिशन हो सकता है, जैसा अभी आपने बताया है ना, केसेस आ सकते हैं। ट्रांसमिशन का या इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं कि बीमारी आपको हो गई है ना, बीमारी और उसके अंदर थोड़ा फर्क है। तो इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा हमें पैनिक नहीं होना। पर देखिए, बात करें तो हम बच्चों को भी करीबन 2 साल तक होने वाले हैं जब से वो घर पर हैं, तो उनका पूरी तरह से जब हम विकास की बात करें तो स्कूल जाना भी उनके लिए जरूरी है। बट हाँ, इस पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अलर्ट रहना जरूरी है कि कभी भी हमें इस तरह के कोई केसेस और ऐसे कुछ देखते हैं तो उनके ऊपर हमें फिर निश्चित तौर पे, क्योंकि ये डायनामिक प्रोसेस है, गतिशील प्रोसेस है, एकदम एक पॉलिसी एक तरह से नहीं चल रही। हम देख रहे हैं शुरू से पिछले 1.5-2 साल से पॉलिसीज चेंज होती जा रही है, तो हमें वो विजिलेंट रहना, सतर्क रहना। और हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसा है कि हमें लग रहा है केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ और है, तो फिर हमें अपनी पॉलिसीज को फिर से दोबारा अमेंड करना है।